देश ही नहीं, दुनिया के हर इलाके में आर्थिक विकास का एक जरिया बेहतर कनेक्टिविटी होती है। उदाहरण के रूप में बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर प्रमुख सड़कें जो हैं वो ही इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बनती हैं। इससे रोजगार भी पैदा होता है और साथ में जो संलग्न एरिया है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी होता है। अगर दुनिया में देशों की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया ढांचागत निवेश के बाद आर्थिक विकास करने वाले देश के रूप में एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दुनिया के सामने है। दक्षिण कोरिया ने 1960-1990 के बीच में एक बार ढांचागत विकास में निवेश किया और उसके बाद वो प्रति वर्ष 10 वर्ष की औसत दर से बढ़ना शुरू हो गया। दक्षिण कोरिया के अलावा चीन भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर कनेक्टिविटी में एक बारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद चीन में 1980 से लेके 2010 का जो दशक था वो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की एक शुरुआत थी और इसके बाद चीन दुनिया के विनिर्माण का केंद्र बन गया। देखिए, अगर आप कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ना सिर्फ इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है बल्कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी जनरेट होता है, यानी कि एक गुणक प्रभाव। आप करते मान लीजिए 2 के हिसाब से कोई चीज़ है लेकिन वो 4 या 8 या 16 होकर आपको मिलती है। तो कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करने से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी कंट्री में बढ़ता है और इससे रोजगार का भी सृजन होता है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने देश की 75वीं वर्षगांठ पर एक नवीन योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया था। ये जो योजना है फिर से चर्चा का एक मुद्दा बनी हुई है और लगातार न्यूज़ में है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी स्कीम पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो स्कीम है ये चर्चा का विषय क्यों है। देखिए, जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने दरअसल सेंटर स्टेट पार्टनरशिप के लिए सभी राज्य सरकारों का आह्वान किया है और अभी हाल ही में उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जहां पे जो साउथ की स्टेट्स हैं उनके साथ बैठकर उन्होंने इस योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाए इस पर बात की है। यही देखिए लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं उन्होंने साउथ जोन के लिए आयोजित पीएम गति शक्ति पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के विजन को पूरा करने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक अहम भूमिका निभाएगा। ये 18 जनवरी 2022 की न्यूज़ है और इसी जो है, क्योंकि लगातार ये न्यूज़ में बनी हुई है इसीलिए हम जो है आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इसका ऐलान किया था। दरअसल ये रेल या सड़क या आप कह सकते हैं कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले जो एक समान टाइप के कुछ मंत्रालय हैं जो एक जैसा कार्य करते हैं, ऐसे कुछ 16 मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कहीं पर एक सड़क का निर्माण हुआ है। जैसे ही सड़क का निर्माण कंप्लीट होता है और आम आदमी उसका प्रयोग करना शुरू होता है, एक योजना आ जाती है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की बात करती है। नई सड़क को खोद कर फिर से वहाँ पर जो है एक कार्यक्रम शुरू होता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है बिछाने शुरू किए जाते हैं। इससे पहली बात तो क्या है, रिसोर्सेज की हानि हुई। आपने पहले सड़क को बनाया और फिर से उसको खोद दिया। दूसरा, इससे आम आदमियों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा, वो यूज़ नहीं कर पा रहे उस सड़क का। और तीसरा क्या है, इससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में एक दूरदर्शी विज़न की कमी देखने को आती है कि अगर आपको ऑप्टिकल
ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है बिछाने ही थे, तो आपने सड़क निर्माण के टाइम पर ही ऐसा क्यों नहीं सोच लिया? तो बेसिकली ये ओवरऑल डेवलपमेंट को हैम्पर करता है, और दोनों मंत्रालयों के बीच में अगर पहले से कोऑर्डिनेशन होता तो इस समस्या से बचा जा सकता था। इसी विजन को ध्यान में रखकर 2014 में प्रधानमंत्री ने एक सुपर मिनिस्टर्स करके एक कॉन्सेप्ट सामने रखा था, जिसमें उनका कहना ये था कि एक जैसे कार्य करने वाले जो मंत्रालय हैं उनको एक ही मिनिस्टर के अंडर में ले आया जाए, ताकि सुपर मिनिस्ट्री की एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो और एक जैसा काम करने वाले मंत्रालय एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे। लेकिन हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो अलग अलग साइलोस में, आप कह सकते हैं अलग अलग खाँचों में काम करती है, तो वो अवधारणा तो उतनी सफल नहीं हो पाई। लेकिन उसी के ऑल्टरनेट के रूप में ये पीएम गति शक्ति योजना जो है प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, और इस योजना के पीछे का जो मकसद है वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच में एक समन्वय जो है हो पाए, योजनाओं की प्री प्लानिंग करके आप प्रॉपर तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सके, रिसोर्सेस कम लगे, ठीक है, परेशानी कम हो, और एक दूरदर्शी सोच के साथ एक विजन के साथ जो है आप चीज़ों को डेवलप करें, ऐसा मकसद है इस योजना के पीछे का। तो ये एक मोटे तौर पे मैंने आपको यहाँ पे स्कीम को समझा दिया है। देखिए, करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा, और जिन योजनाओं को 2024-25 तक पूरा करने का एक विजन था गवर्नमेंट को, उन सभी योजनाओं को ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मोड में जो है जोड़ दिया गया है, और अब ये सब जो है कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करेगा। टेक्नोलॉजी की काफ़ी हेल्प जो है इसमें ली जाएगी। देखिए, ये भी आपकी 18 जनवरी 2022 की एक न्यूज़ है। अब हम थोड़ा सा इस योजना के बारे में डीप में पढ़ते हैं। देखिए, इस योजना की अगर बात की जाए तो इसका नाम ही है प्रधानमंत्री गति शक्ति। गति यानी कि चाल, स्पीड, तेजी से चीज़ों को काम करना। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें जियोस्पैटियल जो है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स को समन्वित करके प्लानिंग के साथ जो है इनका क्रियान्वयन होगा। शुरुआत में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको इसके जरिए पूरा किया जाएगा, और बाद में इसको नगर निगम के लेवल तक लेकर आया जाएगा। अलग अलग इकोनॉमिक जोन में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करने के लिए एक सेंट्रल मास्टर प्लान होगा। आप ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रेल से कनेक्ट कर रहे हैं, हवाई जो है पट्टी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक मल्टी कनेक्टिविटी मॉडल आप क्रिएट करके पीयर टू पीयर, या आप कह सकते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक कंप्लीट कनेक्टिविटी अलग अलग मोड के थ्रू जो है प्रदान कर रहे हैं, जिससे एक तो लॉजिस्टिक की लागत कम हो जाए, सामान या कार्गो की ढुलाई, क्योंकि यहाँ से आपने शुरू किया और लगातार जो है आप वहाँ ले गए, एक तो आपका टाइम बचा, फ्यूल की बचत हुई इससे। तीसरा क्या है, लॉजिस्टिक की लागत कम होने से जो सामान की देखिए कॉस्ट होती है, आप अगर कोई सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कंट्री के बाहर, तो उसकी लागत में उस सामान को वहाँ भेजने की लागत भी तो जुड़ेगी, उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं। अगर वो कम हो जाए तो सामान की कीमत कम हो जाएगी। सामान की कीमत कम होने से क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है वो मोर कम्पिटिटिव हो जाएगा, आप कम प्राइस पे उसको बेच पाएंगे। तो इस तरह का एक विजन जो है इसके अंदर रखा गया है। इसमें नेशनल हाईवे, रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर, गैस पाइपलाइन, एयरपोर्ट, एविएशन, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फूड प्रोसेसिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आदि शामिल है। इन सब का निर्माण इस योजना के तहत जो है किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके तहत जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान है, उन्होंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया है। और यहाँ पर देखिए ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, रूट प्लानिंग, ठीक है,
प्लानिंग टूल, डैशबोर्ड आधारित पीरियोडिक मॉनिटरिंग, सैटेलाइट की तस्वीरों को अपलोड करना, मतलब एक तरीके से आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है जिससे प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट जो है समय समय पे की जा सके, उनकी जियो टैगिंग की जा सके, वो कितना कंप्लीट हो गई है इसके बारे में डाटा एंटर किया जा सके, सैटेलाइट की इमेजेस वहाँ पे फीड की जा सके और एक जो है प्रॉपर प्लानिंग की जा सके। ठीक है, तो एक डिजिटल सिस्टम है, अलग अलग मंत्रालयों को लॉगिन के लिए एक अलग आईडी दी जाएगी, वो नियमित रूप से अपना डाटा जो है इस पे अपलोड करेंगे और एक तरीके से इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर किया जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए गडकरी की जो मीट हुई थी लीडर्स के साथ, उसकी एक न्यूज़ दिखाई हुई है। अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या एक ढांचा होगा, तो जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है वो इस परियोजनाओं की जो है निगरानी करने के लिए एक नोडल मंत्रालय होगा। ठीक है, परियोजनाएं जो इस डैशबोर्ड के तहत चल रही है उनका जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय योजना समूह एक बनाया जाएगा और वो नियमित रूप से बैठक करेगा। किसी भी अगर नई ज़रूरत के लिए मास्टर प्लान में अगर कोई चेंज करना है, जो एक प्लान फिक्स कर दिया गया था, अगर मान लीजिए इसमें कुछ चेंज करना पड़ता है तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक जो है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, तो उनका एक गठन किया जाएगा और वहाँ पे जो है आप उस चीज़ के लिए परमिशन ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए 18 जनवरी 2022 की एक न्यूज़ दिखाई हुई है। तो इस तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा होगा। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है, अगर एग्जैक्टली हम देखें तो पहली बात तो ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहता है। दूसरा क्या है, विभागों के मध्य समन्वय को बढ़ाना चाहता है ताकि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आया जाए और साथ में जो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, जल मार्ग है, उनको एक ही साथ क्या है जोड़कर एक बेहतरीन मॉडल तैयार किया जाए। 100 लाख करोड़ का जो है राष्ट्रीय मास्टर प्लान इसमें बन रहा है। अगले 4 वर्षों के अंदर काफ़ी सारी परियोजनाओं को इसके तहत जो है कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको समझाया कि लॉजिस्टिक्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो रसद की जो लागत है और जो साथ में टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि चीज़ें को ले जाना, लोड करना, अनलोड करना, वापस आना, इसमें भी जो है कमी आएगी। कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है इसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। 200 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एयरड्रोम का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा और साथ में जो है जो गैस पाइपलाइन नेटवर्क है उसमें करीब 17,000 किलोमीटर और ज़्यादा जोड़ने की एक योजना भी इसके द्वारा बनाई जा रही है। 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि 4 औद्योगिक गलियारे और साथ में 2 नए रक्षा गलियारे, जिसमें से एक तमिलनाडु में बनेगा और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनेगा। ये इस चीज़ें जो है बनानी, इन सब का विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। अगर नेक्स्ट बात की जाए मंत्रालयों के बीच समन्वय, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। एकीकृत बुनियादी अवसंरचना का विकास, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिलहाल देखिए भारत में जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो जीडीपी का लगभग 13% है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ये उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो एक्सपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो है लागत बढ़ जाती है, तो भारत क्या है पिछड़ जाता है मार्केट में। एक बार जब इस योजना का कार्यान्वयन हो जाएगा तो हमें जो है इसमें हमारा सुधार होगा, तो हमारी रैंकिंग भी जो है कॉम्पिटिटिवनेस की उनमें भी सुधार होगा। इस योजना को देखिए नेशनल मोनेटाइजेशन जो आपका ही पाइपलाइन है यानी कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, इसके साथ भी इसका समन्वय किया जाएगा। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन किया है, इन्वेस्टर्स देखिए इन्वेस्ट करें और उनको बेहतर रिटर्न मिले, ऐसी कुछ योजनाओं का, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ का एक डाटा होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए, ताकि जो इस लिस्ट में से आप डायरेक्टली चीज़ों को वहाँ दे सके। तो वो जो सूची बनाई जा रही है एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए, एक बेहतर रिटर्न के लिए, वो राष्ट्रीय
विमुद्रीकरण प्लान के अंदर ही बनाई जा रही है और इसका समन्वय जो है पीएम गति शक्ति योजना के साथ किया जाएगा। इंटीग्रेशन तो कीवर्ड आपको ध्यान रखना ही है। अगर बात की जाए इस योजना की तो 6 पिलर्स पे काम करती है। सबसे पहली बात तो इसमें व्यापकता होगी। देखिए क्या है कि सभी मौजूदा और जो प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्र है उनको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैप किया गया है, ठीक है। और इस राष्ट्रीय मास्टर प्लान में बुनियादी ढांचे को जो नई आधुनिक तकनीकी है उसके साथ देखिए नवीनतम जो आईटी उपकरण है उन सब के साथ मिलकर नियोजित करेगा। एक प्रॉपर प्लानिंग की बात है। इसके अलावा देखिए प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ें डिसाइड होंगी। मान लीजिए आपको एक सड़क बनानी है और साथ में क्या है आपको टेलीफोन की लाइंस बिछानी है या आप वाईफाई के लिए लाइंस बिछाना चाहते हैं, तो पहले वाईफाई की लाइंस बिछाने वाली प्लानिंग की जाएगी, उसके बाद सड़क को कंप्लीट किया जाएगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग जो है इसके तहत की जाएगी। इसके अलावा अनुकूलन ध्यान रखा जाएगा। मान लीजिए आपको एक संयंत्र लगाना है जो कि खाद बनाता है, लेकिन उस संयंत्र को सप्लाई करने वाली जो गैस पाइपलाइन है उसकी रीच ही वहाँ तक नहीं है, तो वो जो एक संयंत्र लगाया है वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो पहले वो गैस पाइपलाइन लाने की ज़रूरत है, एनर्जी को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है और तब आप अपनी जो है उस प्लांट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह की अडेप्टेबिलिटीज़ को जो है इसके तहत ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा देखिए तुल्यकालन की जो बहुत सारे जो आपके अलग अलग मंत्रालय हैं वो सारे एक साथ मिलकर काम करेंगे। जब भी किसी चीज़ का प्लान बनेगा तो पहले क्या बनना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, किस किस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत होगी, क्या नहीं होने से वो स्कीम पूरा होने के बावजूद भी अपना कंप्लीट आउटपुट नहीं दे पाएगी, ये सब ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। इसके अलावा देखिए विश्लेषणात्मक होगा। अप्रूवल सिस्टम एक शुरू किया जा रहा है इसके तहत। देखिए अभी क्या है पर्यावरण मंजूरी के लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन सिस्टम शुरू किए गए हैं। पहले जहां मंजूरी मिलने में 2-2 साल का समय लग जाता था, अभी वही ऑनलाइन जो है माध्यम से आपको 2 हफ्ते या कुछ महीनों में मिल जाती है। तो इसी तरह की जो है परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है चीज़ें शुरू की जाएंगी। और एक एग्जाम्पल इसमें रेलवे के कॉमन ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम का भी दिया गया है, ठीक है, वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। तो इस तरीके से चीज़ें क्या है तेज गति से पूरी होंगी। तो गतिशील है वही बताया गया है कि एक बार मंजूरी सुनिश्चित हो गई, संभावित मुद्दे जो जो हो सकते हैं वो आपने पहचान लिए, ठीक है, प्लानिंग पूरी हो गई। डिजिटलीकरण के माध्यम से जो है जब आप चीज़ें करेंगे तो स्पीड में चीज़ें होंगी। जैसे एग्जाम्पल वही दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपको सड़क जो है बनानी है, तो जो सड़क परिवहन मंत्रालय है जो वो सड़क के लिए भूमि अधिग्रहित करेगा, तो साथ में यूटिलिटी कॉरिडोर के लिए भी जो है ज़मीन को अधिग्रहित करते हुए चलेगा, क्योंकि लैंड को एक तरीके से अधिग्रहित करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। तो एक बार आपने सड़क के लिए लैंड ले लिया, अगली बार अगर आप कुछ और काम कर रहे हो उसके लिए लैंड लेंगे, इससे बेटर है कि आप एक ही बार में प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, एक साथ लैंड एक्विजिशन कर लें और सड़क आप बना लें। बाद में जब आपको ज़रूरत हो तो आप उस यूटिलिटी कॉरिडोर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, टेलीफोन लाइंस के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। या देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय की एक जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसी योजना से संबंधित दिखाया गया है। अब तक आप समझ गए होंगे कि इस योजना का क्या उद्देश्य है, किस पिलर्स पे काम करेगी, क्या इसके एक तरीके से बेनिफिट्स होने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। इससे क्या उद्योगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसका गुणक प्रभाव जरूर होता है। आपको सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको जो है एक तरीके से वर्क फोर्स चाहिए, तो रोजगार इससे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है गुणक प्रभाव बढ़ता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इससे बढ़ावा मिलता है, भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए एक अच्छा माहौल तैयार होता है। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत रीजनल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी और करीब 100 नए एयरपोर्ट्स जो है डेवलप किए जाएंगे। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा की बात करें तो 2 लाख किलोमीटर की लंबाई तक जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जाएगा।
इसके बाद देखिए डिफेंस कॉरिडोर बना जाएंगे और जितना भी इसमें प्रोडक्शन होगा उसका 25% हिस्सा जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा डिफेंस में, ठीक है। इसके अलावा कार्गो हैंडलिंग की जो है क्षमता बढ़ाई जाएगी, गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसके तहत की जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। 4 इंडस्ट्रियल नोड भी इसके तहत बनाए जा रहे हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि फिर चुनौतियाँ क्या क्या है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि सहकारिता, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है, समय सीमा, क्योंकि आपने 2024-25 तक प्लान को पूरा करना है, ये अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। तीसरी बात होती है संसाधन, क्योंकि 100 लाख करोड़ रुपए की सीमा रखी गई है, तो रिसोर्सेज को जुटाना अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है। थर्ड है कि कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म जो बनेगा जिसपे रेगुलर डाटा अपडेट होगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, आपको जो है सैटेलाइट्स की इमेजेस वगैरह, जियो टैगिंग वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस प्लेटफॉर्म का भी एक तरीके से प्रॉपर तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में कुछ संरचनात्मक समस्या जैसे लैंड एक्विजिशन, मुकदमाबाजी, इस तरह की चीज़ें, अगर इन सब से पार पा लिया जाए तो ये योजना इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक बहुत बड़ा बदलाव जो है लेके आ सकती है। और यही वे फॉरवर्ड में बताया हुआ है कि इससे क्या होगा कि केंद्र और राज्य जो कि अलग अलग सिलोस के अंदर काम करते हैं वो बेसिकली इंटीग्रेट होके एक यूनिट के रूप में काम कर पाएंगे। और इससे हाईवे का जाल, टेली कनेक्टिविटी, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आदि जो है भारत में मजबूत होगा। तो ये इस योजना के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि स्कीम आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये आपको समझ आ गई है तो अब ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका जो है आपने उत्तर लिखना है। प्रश्न है कि भारत के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के महत्व पर टिप्पणी कीजिए, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके गुणक प्रभाव की चर्चा भी करें। वीडियो के बीच में मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में मैंने आपको समझाया है, उसके बारे में आपने ज़रूर लिखना है। एक डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए आरबीआई ने एक डाटा दिया है कि अगर इस योजना को सही रूप से लागू कर दिया जाए, सही समय पर पूरा किया जाए, तो 2.3 से लेके करीब 3 तक जो है इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप सिर्फ एक यूनिट चीज़ जो है इनपुट में लगाएंगे तो बदले में आपको आउटपुट में 2.3 यूनिट जो है मिलेंगे। तो इस तरह का इंडस्ट्रीज़ वगैरह की प्रोडक्शन में आपको जो है बढ़ावा देखने को मिलेगा और जिससे अल्टीमेटली इंडिया की जीडीपी में जो है आपको एक बेहतर तरीके से सुधार देखने को मिलेंगे। और ये आज के क्राइसिस के टाइम में एक स्टिमुलस भारतीय अर्थव्यवस्था को देने के लिए ज़रूरी भी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, हम सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। पूरी संस्कृति IAS टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।